तो आज हम पढ़ने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं बात बता दूं कि अगर आपकी 11th क्लास फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जो भी आपकी बर्बाद हुई, आपको घबराना नहीं है। मतलब आपको 11th क्लास में कुछ भी नहीं आता, आपने कोई ढंग से पढ़ाई नहीं करी, आपको कुछ भी नहीं, बिल्कुल परेशान हो, तब भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो भी कंटेंट इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, वो ध्यान में रख के अपलोड किया जा रहा है कि आपने 11th क्लास का कुछ भी नहीं पढ़ा है। इसलिए जो भी चीज़ें 11th क्लास की ज़रूरत होती है ना, जो 11th क्लास में तुम्हें आनी चाहिए, वो मैं यहाँ वीडियो में बता देता हूँ। तो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन वीडियो की कंटेंट बेस्ट है कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो इस टाइप की सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग ये कंटेंट बेस्ट है। क्योंकि आपका 11th क्लास अगर बर्बाद हुआ तो भी यहाँ टेंशन नहीं लेनी है, तब भी यहाँ आप कवर कर लोगे। लेकिन आपको बातें कुछ याद रखनी है। 11th क्लास बर्बाद हुई लेकिन 12th क्लास में जो भी आपका सिलेबस है, वो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी है। और मैं सारा कंटेंट तुम्हें दे रहा हूँ, फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। बस एक चीज़ याद रखना कि आपको हर चीज़ कवर करनी है, आपको पीछे नहीं हटना है। अगर आप पीछे हटोगे तो यकीन मानो आपकी बहुत लाइफ ख़राब होगी, बहुत ज़्यादा आपका रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूँ कि देखो, फिजिक्स जो कंटेंट है वो बेस्ट है, क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन कंटेंट आपको बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कि अगर आपकी 11th बिगड़ी तो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ये पहला लेक्चर है और मेरा मानना है कि किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का पहला लेक्चर बहुत खास होता है। हमेशा अटेंड करो पहला लेक्चर। पहला लेक्चर पूरा ध्यान से सुनो, क्योंकि पहला लेक्चर ही डिसाइड करता है कि आपका कितना इंटरेस्ट उसमें बनेगा और कितना अच्छे से उसको कवर कर पाओगे। ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि बेसिकली बहुत बेसिक क्या है, थीटा है, लाइन है, और कुछ नहीं है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं ना कि ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन इंडिया में हुआ था। साइन और कोसाइन आर्यभट्ट ने दिया था। तो यहाँ हम पढ़ने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब हम बात करते हैं, अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो अब चलो हम करते हैं बात कॉपी पर। देखो, बात यह है कि मेरे पास उतनी सब फैसिलिटी नहीं है, तो मैं सिंपल सा पेन एंड कॉपी यूज़ करता हूँ, लेकिन कंटेंट बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या कमी है, उनको मैं दूर करूँगा। लेकिन यार, जो अभी मेरे पास अवेलेबल है उसी में मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो पढ़ाई करना शुरू करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार इन्वर्स या इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ लेना, जो मैंने पहले वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया है, और लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाके कवर कर लेना फुल प्लेलिस्ट, तब यहाँ जाके समझ में आएगा। तो क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का इन्वर्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि उसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। पहले चैप्टर में हमने यही बताया था किसका इन्वर्स होता है, किसका इन्वर्स नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन है, और वही फंक्शन के इन्वर्स पॉसिबल होते हैं जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। बाइजेक्टिव मतलब वो फंक्शन होते हैं जो 1 हो और ऑन टू हो। अब कोई मुझसे ना पूछना कि भैया 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। इसके लिए तुम्हें पहली वाले चैप्टर कवर करना पड़ेगा, कम से कम फंक्शन वाला पार्ट तो कवर करना ही। तो हम एग्जाम्पल बनाते हैं कि 1 और ऑन टू का। एक्स वाई जेड 1 2 3, ये रहा 1 और ऑन टू फंक्शन, ये एग्जाम्पल है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें बेसिक सी सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। क्या कोई इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। इन्वर्स फंक्शन में हम लोग सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, साइन के बारे में। क्योंकि यहाँ तुम्हें आखिरकार कुछ ज़्यादा ही इसमें अच्छा सा फील रहता है कि इन्वर्स अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। देखो कि जैसे एफ सच दैट आर से आर, मतलब ए डोमेन है, ए को डोमेन है। मतलब जो वैल्यू आएगी वो रियल नंबर लेना इनपुट में, और जो तुम्हें आउटपुट में देखने को मिलेगा वो भी तुम्हें रियल नंबर ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है। और फंक्शन कुछ इस तरीके के एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं घबराना, मैं जस्ट बेसिक बात समझाऊंगा तुम्हें
कि जिससे तुम्हें थोड़ा हल्का फुल्का समझ में आएगा आखिरकार इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। तुम अगर एक चीज़ देखोगे, इसका क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे। क्या बनाओगे, हम बनाते इसका ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है। देखो ग्राफ है कुछ इस तरीके से का, ए एक्स एक्सेस है, ए पॉजिटिव की तो ये नेगेटिव की एक्सेस है, ए बाई एक्सेस है, नेगेटिव बाई एक्सेस है। देखो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, ऐसे पहाड़। क्या बनते हैं, ऐसे पहाड़। समझे कि नहीं समझे। तो आखिरकार हम क्या देखने को मिलते हैं कि एक, देखो पहली बात तो साइन एक्स एक प्रकार का पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि एक नंबर के बाद एक फंक्शन रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे देखो यहाँ से दोबारा सेम टू सेम जैसा रिपीट हो गया कि नहीं हो गया है। इसका यहाँ रखते हैं -2 पाई, -पाई, 0 पाई और 2 पाई। यहाँ हम क्या रखते हैं, यहाँ रखते हैं -3 पाई/2। मुझे पता है कि बेसिक्स यहाँ बच्चों को और ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि 11 जो तुम 10th क्लास में पढ़ के आए हो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ के आते हो, और यहाँ थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। इस तरीके से पाई/2 और 3 पाई/2। क्या समझे। जस्ट मतलब समझाऊंगा, घबराओ नहीं। मतलब जो हमने ये नंबर लिखे हैं ना, जो एक्स की वैल्यू है, x = -2 पाई ले सकते हो, x = -3 पाई/2 ले सकते हो, x क्या लिख सकते हो, -पाई, और x -पाई/2, x 0 हो गया है, x पाई/2 हो गया है, x पाई हो गया है, x 3 पाई/2 और x 2 पाई। ये जनरल हम बात बता रहे हैं ताकि यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा। एक चीज़ और जानते हो तुम, थोड़ा और फील दिलाएं कि क्या होता है कि पाई = होता है 180 डिग्री। कुछ इस तरीके से याद होगा कि नहीं होगा, कि 2 पाई = 360 होता है, तो पाई = 180 होता है। यहाँ से थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा रिलेट हो जाए, तो मैं ये टॉपिक उतना भी कठिन ना लगे जितना ही कठिन है। क्या है, उतना कठिन है। देखो अगर तुम क्या रखते हो, हमने कहा कि तुम्हारे पास f(x) = sin x है। हम क्या कहते हैं कि इसमें से तुम कोई भी एक नंबर उठाओ, x की वैल्यू, और इसके अंदर पुट करो। तुम कहोगे कि भैया हम सबसे पहले पुट करना चाहेंगे a वाली वैल्यू, तो sin 2 पाई। sin 2 पाई की वैल्यू मतलब तुमने ए पुट करी x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 0। क्यों, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट अगर तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 पाई, 0। ये x की वैल्यू है, ये है किसकी, y की वैल्यू। y की वैल्यू बोलो या फिर f(x) की वैल्यू बोलो। अगर तुम क्या रखोगे, f की वैल्यू यहाँ इस x की जगह रखोगे, तुम कहोगे नहीं भैया अब हम पुट करेंगे पाई, तो पाई पुट करोगे, इसकी वैल्यू 0 आ गई है, तो साइन पाई की वैल्यू भी 0 देखने को मिली। और अगर तुम कहोगे भैया अब हम 0 पुट करना चाहेंगे, तुम 0 पुट करोगे, साइन 0 = 0, क्योंकि यहाँ 0,0 है। तो आखिरकार तुम ये देखोगे कि तुमने 2 पाई लिया, पाई लिया और 0 लिया, सबका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये क्या है, ये मैनी वन है। क्या है, मैनी वन है। और जब एक चीज़ मैनी वन हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइजेक्टिव तो 1 1 होता है तब बाइजेक्टिव कहलाता है, मतलब इसका ये इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि तुम अगर देखोगे तो y की वैल्यू सिर्फ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, मतलब 1 से लेके
-1 तक जा रही है। तो तुम एक चीज़ ऑब्जर्व क्या करोगे कि ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन कहता है कि y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि साइन fx का इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। क्या नहीं है? कि साइन fx का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। लेकिन आखिरकार अब मेन तो मुद्दा यही है कि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जब तुम कह रहे हो कि इसका इन्वर्स ही पॉसिबल नहीं तो फिर बड़ा गलत बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो हम क्या करें, किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके डोमेन और को डोमेन फिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? उसके डोमेन और को डोमेन जब हम फिक्स कर देंगे तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल बन जाएगा। देखो क्या बन जाएगा? इन्वर्टिबल बन जाएगा। तो अब यहाँ से थोड़ा और बेसिक बात तुम्हें समझना है कि हमने क्या कर दिया है कि जहाँ हम f सच दैट r से r कर रहे थे, वह हमने क्या कर दिया कि फंक्शन सच दैट -π/2 π/2 से आया है वैल्यू -1 1। क्या समझे? बेसिकली ये क्या है? ए है डोमेन और ये क्या है? ये है को डोमेन, या फिर बोल सकते हैं रेंज। तो अब ये फंक्शन क्या बन गया? ये फंक्शन बन गया है इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब होता है कि इस जो तुम ले रहे थे f(x = sin x), ये फंक्शन क्या बन चुका है? ये फंक्शन बन चुका है इन्वर्टिबल। मतलब कि अब sin x का इन्वर्स पॉसिबल है। अब पॉसिबल है क्योंकि उसके अंदर हमने इसके अंदर डिफाइन कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब कोई कह रहा हो कि यहीं से क्यों लिया, तो मैं बता देता हूँ। देखो बेसिक से ऐसा क्या किया है कि तुमने इस तरीके से ग्राफ बनाया है। देखो हमें देखते हैं कि यहाँ से और यहाँ के बीच में इतनी सी साइकिल ले लोगे तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू इसकी होगी ना, यहाँ की जो वैल्यू इसकी होगी इस एक्स पॉइंट की, वही वैल्यू इसकी भी होगी। तो ये मैनी वन फिर बन जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो यहाँ रखते हैं हम, क्या रखते हैं, हमने यहाँ रख दिया है -5। मान के चलो, हमने एग्जैक्ट नहीं रखा, मान के चलो -5, और यहाँ रखा तुमने -10। तो इन दोनों पे देखो ये बाई की वैल्यू दोनों की तरफ बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैनी बननी चाहिए है। हम सिर्फ लेंगे इतना सा पोर्शन। हम क्या करेंगे कि हम बात करेंगे सिर्फ इतने से पोर्शन के ऊपर, इतने से ऊपर। तो इसका मतलब कि तुम x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो? -π/2 से π/2 तक लो और पुट करते रहो। तो अब बेसिक सिंपल सी बात समझ में आई है या नहीं? अगर आई हो तो हाँ बोलो, कमेंट्स करो, लिख के बताओ कि कहाँ तक समझ में आई बात और कहाँ तक समझ में नहीं आई है। तो हमने क्या कहा कि y = sin x, मतलब sin x का ग्राफ हो गया इतना सा। सिर्फ कितना सा हो गया? इतना सा ग्राफ हो चुका है। ये जो यहाँ जो वैल्यू है वो क्या है? π/2 है। यहाँ जो वैल्यू है वो है -π/2 है। और यहाँ जो आ रही है वो आ रही है 0, -1, और यहाँ आ रही है वो आ रही है 0, 1। दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं? इसका इन्वर्स निकालने वाले हैं। क्या करने वाले? इन्वर्स निकालने वाले हैं। तो इन्वर्स में जस्ट ऐसा होता है कि जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाता है, जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाती है। क्या समझे? अगर डोमेन, कोडोमेन, रेंज
इमेज, इन्वर्स इमेज, इन सब में परेशान हो तो मैं दोबारा तुमसे कह रहा हूँ कि एक बार तुम पहला चैप्टर देख लेना। तो हमने क्या कहा कि अगर हम क्या करते हैं कि हम इसका इन्वर्स लिखना चाहते हैं, तो देखो हम क्या करेंगे कि इसका इन्वर्स लिखोगे तो जैसे मान के चलते हैं कि इसका इन्वर्स है y इक्वल टू साइन इन्वर्स x। अभी मतलब समझाऊँ कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि बेसिकली देखो अगर मैं कहूँ कि साइन x का इन्वर्स लिखो तो साइन x का इन्वर्स होगा साइन -1/x। ये इन्वर्स होगा, ना कि कोई ये लिखना कि साइन x की पावर -1, नहीं, क्योंकि इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि साइन x। अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें दिक्कत आती हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके देखें तो और अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी। तो हमें क्या करना, हमें इसका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाना है तो अभी तुम्हारे पास न्यू फंक्शन नहीं रहा, इसका तुम्हें क्या बनाना है, डोमेन बनाना, कोडोमेन। तो हमने कहा फंक्शन सच दैट इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा -1 से लेके 1 और -π/2 से लेके π/2। ये अब तुम्हें ज़्यादा बेहतरीन तरीके समझ में आएगा। इसका मतलब ये है कि तुम x की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में कोई भी लो, तुम कोई भी वैल्यू लो, कैसी भी वैल्यू, रियल नंबर लो, कुछ भी लो, तुम्हें उसका आउटपुट देखने को कहाँ मिलेगा, -π/2 से लेके π/2 के बीच में देखने को मिलेगा। क्या समझे, -π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 के बीच में तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कितना बेसिक सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। ग्राफ बनाना कोई कठिन नहीं है। ग्राफ बनाए कुछ इस तरीके से, जो डोमेन होता है वो एक्स एक्सिस से पहुंच जाता है और जो रेंज होती है वो वाई एक्सिस से पहुंच जाती है। तो ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से। इस ग्राफ का देखो जस्ट ऐसा अपोजिट कर दिया हमने। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 0, π/2 से लेके आंसर आ रहा 0, -π/2 तक। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, 0 से -1, 0 तक। ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है। तो सिंपल सी इतनी सी बात समझ में आई है या नहीं आई है? अगर नहीं आई है तब भी कोई घबराना नहीं है, तब भी तुम्हारी एक्सरसाइज 2.1 हो जाएगी एनसीईआरटी की। वो कैसी होगी उसमें मैं आगे तक बताऊंगा, लेकिन मेरा यहाँ सिर्फ इतना पर्पस था कि तुम्हें ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए थी, इसलिए मैं इस पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि तुम्हें इन्वर्स में, क्योंकि बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन तो लगा लेते हैं लेकिन उन्हें मतलब समझ में नहीं आता है, मतलब समझ में नहीं आता है। जैसे देखो हम बताते हैं, जैसे मान लो तुमने साइन एक्स का ग्राफ ऐसे पढ़ रखा है ना, ऐसे ऐसे सांप जैसा जाता है। क्या मान के चलते हैं कि ये है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अगर तुमसे कोई कहे कि इसका y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो उसका ग्राफ ऐसा होता है कि ऐसा कुछ नहीं, इसको जस्ट ऐसा खड़ा कर दो, मतलब अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो गई है वाई एक्सिस और ये कोई एक्स एक्सिस। समझे कि नहीं? तो हम क्या करेंगे कि अब देखो ऐसे हो जाए, देखो ऐसा हो जाएगा, समझे कि नहीं? ये रहा सिंपल सा उसका ग्राफ। तो क्या रहा, ये रहा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो मैं तुमसे जरूर बार बार कह रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स इज़ नॉट इक्वल टू साइन एक्स इनवर्स या 1/sin x। क्या समझे? 1/sin x। वैसे अगर हमें f इक्वल टू सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर अगर हमें लेके चलते तो ये इनवर्स नहीं होता,
क्यों? क्योंकि आखिरकार हम इतना डिटेल में बात कर चुके, लेकिन जब हमने इसका डोमेन, कोडोमेन, रेंज को एक चीज़ डिफाइन कर दिया तो इन्वर्स हो गया है। इन्वर्स वैसे ही है जैसे पॉजिटिव का इन्वर्स नेगेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स डिवीज़न होता है, वैसे ही होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी तुम पढ़ के आए हो, 11th में पढ़े हो, 10th में पढ़े हो, उसका इन्वर्स होता है क्या? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी तक तुम लोग क्या करते थे? अभी तक तुम लोग करते थे कि थीटा की हेल्प से तुम साइन थीटा की इसकी वैल्यू निकालते थे। देखो, जैसे मान के चलते थे ऐसे निकालते थे कि नहीं, कि ये तुम्हारे पास एक, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, चलो ये हटा दो, ये थीटा है। तुम क्या करते कि साइन, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक। तो हम क्या करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू होता था, क्या होता था, 3/4। तो इतना सिंपल सा बात जान चुके हैं। तो आखिरकार में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों पढ़ना, उसका इंपॉर्टेंस बताते हैं। जैसे तुम्हें 3, 4 और ये वाली साइड निकालनी, मतलब ये सिर्फ इतनी दी है, 4 दी है और ये वाली तुम्हें साइड निकालनी है, और तुम्हें ये वाला एंगल दिया है। तुम ऐसे तो यूज़ करते थे कि कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तुम क्या करते थे, x इक्वल टू 4/cos थीटा। यही काम किया कि नहीं हो? अब जस्ट अपोजिट क्या हो गया है कि तुम अभी साइड निकाल रहे थे, अब तुम्हें एंगल निकालना होगा। कि जैसे मान लो कोई ट्रायंगल दिया होगा, थीटा 4, 5, और तुम्हें इस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो क्या निकालोगे, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5, ऐसी वैल्यू रखोगे और इसकी वैल्यू तुम निकाल लोगे। समझे? बहुत कमाल की चीज़ है बेटा, बहुत ही कमाल की चीज़ है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे तुम्हें बहुत मज़ा आता जाएगा। क्या मज़ा आता जाएगा? बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज उतनी कठिन नहीं है, लेकिन इसका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। तुमने देखा कि नहीं, तुम्हें अब 2 साइड में तुम एंगल निकाल लोगे, कि मतलब तुम 2 साइड की हेल्प से ये थर्ड एंगल, ये पहले इसका एंगल निकाल सकते हो। पूरा बताएंगे, सब कुछ कराएंगे, घबराना नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे आगे। हम क्या करेंगे, सब कुछ करेंगे। ग्राफ अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्राफ तो जस्ट समझाने के लिए काफ़ी था। यहाँ जो इम्पोर्टेंट वो है कि तुम्हारे क्या प्रिंसिपल वैल्यू फलाना ढकाना ढमकाना, उस पर समझेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, उससे पहले हम और भी डिटेल में बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। अगर ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो जो एक्सरसाइज उसको हम अलग वीडियो में कर लेंगे कवर, लेकिन मेरा मेन पर्पस है कि तुम्हें इसका मतलब समझ में आना चाहिए, तो बिल्कुल समझा के मानेंगे मतलब। से अब हम रियल कहानी पढ़ने वाले हैं, लेकिन इतना अभी तक हमें क्या देख लिया है कि आखिरकार जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका भी इन्वर्स पॉसिबल है, अगर उसे डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब अगर हम डिफाइन कर दें। तो देखो, अब हम थोड़ा अपना देसी तरीका करते हैं कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, तुम्हारी दीवार है। ये दीवार है, और इस दीवार की हमने मान ली है कितनी हाइट है, हमने मान ली है कि इसकी हाइट है 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर है। और तुमने देखा कि यहाँ से एंगल कितना है, यहाँ से एंगल है 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री है। तो कोई पूछे कि बताओ इस सीढ़ी का कितनी लेंथ होनी चाहिए ताकि तुम्हारे छत पे आ जाए। तुम कहोगे केपी भैया ने बताया था कि पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक। तुम कहोगे हमें देखो, जो थीटा के जस्ट सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तुम कहोगे भैया परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। हम कहेंगे अच्छी बात। तुम कहोगे भैया हम लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हम कहेंगे साइन 30 की वैल्यू रखो, और साइन 30 की वैल्यू तुम क्या जानते हो, आती है 1/2। तो हम क्या करेंगे, कहोगे भैया 1/2 इक्वल टू हो गया है 5/h। तो h की वैल्यू आ गई है 10 मीटर। तुम कहोगे भैया अगर हम सीढ़ी 10 मीटर की लेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएगी, और 30 डिग्री एंगल बनाओगे तब। एंगल भी इम्पोर्टेंट है ना, ऐसे 10 मीटर की सीढ़ी लेके ऐसे लगाओगे थोड़ी आ पाएगी, एंगल भी देखना पड़ेगा ना। एंगल 30 डिग्री कहाँ से, डिग्री से, ज़मीन से। अच्छी बात है। अब कहानी पलट गई है दूसरी। हमने क्या कहा कि हमने कहा हमारे 5 मीटर की दीवार है हाइट की है, और हम बाज़ार से लाए हैं क्या, 10 मीटर की सीढ़ी, लेडर, 10 मीटर की लाए हैं लेडर। अब बात ये हम पे आती है कि हम कितने एंगल पे लगाएं। देहाती अगर मान लो गंवार हो, पढ़े लिखे नहीं, तो तुम लगाते घूमोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड करोगे कि नहीं। लेकिन अगर तुम पढ़े लिखे हो, तुम कहोगे यार भैया केपी भैया ने एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, उसका यूज़ करके देखते हैं। तुम कहो कि आखिरकार इसकी लेंथ है कितनी, तुम कहोगे 10 मीटर, और हाइट है कितनी, 5 मीटर। तुम कहोगे जो सीढ़ी है वो है बेसिकली हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर की हाइट हमें पता है। तो तुम सोचोगे कि यहाँ यार कुछ लग सकता है क्या, साइन का कुछ फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तुम कहोगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यही करोगे कि नहीं करोगे। तुम कहोगे कि साइन इनवर्स परपेंडिकुलर कितना, हम कहेंगे 5। तुम कहोगे हाइपोटेन्यूस कितना, हम कहेंगे 10। तुम कहोगे इसकी वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 1/2। तो तुम कहोगे देखो भैया साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हम जानते हैं। हम कहेंगे बेटा कितना ही जानते हो, तुम कहोगे भैया साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है कितनी, 30 डिग्री। तो हम कहेंगे थीटा की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। क्या आ गई है, 30 डिग्री। और एक बात मैं बता दूं कि अगर तुमको इसी चीज़ को किस में लिखना है, पाई के फॉर्म में लिखना है, तुम जानते हो कि 360 इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन 360, मतलब पाई अपॉन 180। 1 डिग्री इक्वल टू, हम कहेंगे 30 का लिखो, तुम कहोगे भैया 30 अपॉन 180 इंटू पाई, 0 से 0 गया, पाई/6। पाई के फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। तुम कहोगे भैया आप तो हम लगभग बेसिक सिंपल सी बात समझ चुके हैं। क्या बात समझ चुके हो, तो मज़ा ही आ जाना चाहिए। अब देखो रियल मतलब ये था बेसिकली कि आखिरकार ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ किस तरीके से तुम यूज़ कर सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन करने से पहले तुम एक चीज़, ये टेबल याद कर लेना, या फिर इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर NCERT तो वहाँ इसको काफ़ी गौर से देखते रहना। ये टेबल देखो, क्या है, टेबल है। ये बेसिकली क्या है, ये डोमेन है, ये रेंज है। मतलब जो भी तुम वैल्यू लेना वो -1 से लेके 1 के बीच में ही ले सकते हो। तुम -2 नहीं ले सकते हो, ना ही तुम क्या ले सकते हो, क्या बोलते हैं, 2 ले सकते हो, कुछ नहीं ले सकते हो। मतलब बेसिकली देखो ऐसे ये लिखा ना कि तुम्हारे पास कि f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x, मतलब जो ये वैल्यू आ रही ना, ये इसकी वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में ही होनी चाहिए। और साइन के फॉर्म में जो x की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या समझे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर हम बात करते हैं कॉस इनवर्स x, तो देखो पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक। तो इसके फॉर्म में x की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। समझे कि नहीं, इस बात को थोड़ा याद रखना।
और इसका कहने का मतलब ये है कि तुम जब x की वैल्यू, x का जो भी रेशियो आएगा वो -1 से लेके 1 के बीच में आना चाहिए, और उसका जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी -π/2 से लेके π/2 तक। देखो इसी चीज़ को अगर हम इसमें एक्सेस में करते हैं कि आखिरकार -π/2 से π/2 की वैल्यू क्या होती है, तो बेसिकली इसको क्या बोल रहे हो, इसको बोल रहे हैं π/2, और इसको क्या बोल रहे हैं, -π/2। ये है π/2, ये है -π/2। क्या समझे? अगर तुम इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये 90 डिग्री है, अगर तुम इसके रिस्पेक्ट में पूरा घुमा के देखना चाहोगे तो ये हो जाएगा कितना, 270 डिग्री। समझे कि नहीं? बेसिक सी बात यही है। और सेम टू सेम कहानी इसके लिए कि इसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में ले रहे हैं, इसकी वैल्यू आती है 0 से लेकर पाई के बीच में, मतलब 0 से लेकर पाई ये रहा। समझे कि नहीं? ये रहा 0 से लेकर पाई, क्योंकि यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई होता है। अब बात करते हैं किसके ऊपर, tan इनवर्स के ऊपर। tan इनवर्स का मतलब है कि तुम कोई भी रियल नंबर ले सकते हो x की वैल्यू, मतलब उसमें तुम 9 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, 15 ले लो, -7, कितना भी तुम x की वैल्यू ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी तुम्हें आंसर मिलेगा -π/2 से लेके π/2 के बीच में। इतना बिल्कुल तुम तो साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाओ और कोई भी वैल्यू अनाप शनाप रखना स्टार्ट कर दो, तुम्हें आंसर इसी के बीच में मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कहाँ का, NCERT का। तो NCERT का क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, साइन इनवर्स 1/2। कहाँ इसकी वैल्यू किसके फॉर्म में निकाली है, प्रिंसिपल वैल्यू के फॉर्म में। देखो ये क्या है, ये वही है कि जैसे देखो इसका आंसर इसके फॉर्म में आना चाहिए, मतलब एंगल इसी के बीच में आना चाहिए। करते हैं, कराते हैं, रुक जाओ। जैसे देखो हमारे पास क्या है कि साइन इनवर्स 1/√2, समझे क्या नहीं, इक्वल टू बाई रख दो। क्या रख दो, बाई रख दो। देखो इसको कुछ इस तरीके से करो कि दोनों साइड साइन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा साइन बाई हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, तो हमने क्या देखा है कि साइन वाई इक्वल टू 1/√2। अगर तुम्हें ऐसे भी याद ना हो, दिक्कत आए तो कोई बात नहीं, ऐसे करना कि इसका जस्ट इन्वर्स करना, यहाँ लगा देना, तो 1/√2 इक्वल टू साइन वाई। अब तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? अब तुम्हें समझ में बेसिक सिंपल सी बात आ जानी चाहिए। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा बताओ कि साइन बाई की वैल्यू क्या रखें कि आंसर 1/√2 आ जाना चाहिए, तुम कहोगे भैया हम बाई की वैल्यू 45 डिग्री भी रख सकते हैं, मतलब π/4 भी रख सकते हैं। बाई की वैल्यू हम 135 भी रख सकते हैं, π/2 + π/4 कितना हो गया है, 3π/4 भी रख सकते हैं। तुम कहोगे भैया हम क्या बोलते हैं, बाई की वैल्यू 395 भी रख सकते हैं, 2π + π/4, 9π/4 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन हमने क्या कहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आनी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि जो इसकी रेंज डिफाइंड है, रेंज डिफाइंड उसकी क्या है, -π/2 से लेके π/2 वैल्यू आनी चाहिए इसी के बीच में। तो इसका मतलब पता है क्या है कि अगर हम ऐसे बनाते हैं, ये π/2 है, ये -π/2 है, तो जो भी आंसर लाई करना चाहिए इस दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ है 45 डिग्री, π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर है इसका, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसका आंसर है 135, मतलब 3π/4।
अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम कौन सा आंसर सेलेक्ट करना चाहोगे, तो तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा पहला कोऑर्डिनेट वाला। क्यों? क्योंकि यही आंसर इसके अंदर आ रहा है, ना कि ये वाला। आंसर दोनों सही हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, कौन से को बात करी जा रही है। तो इसका आंसर पता क्या होगा? इसका आंसर होगा π/4, ना कि 3π/4। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक सिंपल सी बात तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज क्या करेंगे? 2.1। तैयार रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके प्लेलिस्ट सेव करें और तुम्हें वीडियो आती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।